नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बसे बांग्लादेश पर कैसे बवाल मचा है। इसी बांग्लादेश के एड्रेस पर आधार कार्ड, पासपोर्ट सब बन गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता की कुंजी में, इसे जरूर देखिएगा। फिर आपको बताएंगे आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की क्लास लगा दी। साथ ही पूछेंगे क्या दीदी की पुलिस इतनी नाकाम है कि एक लोकल चुनाव तक शांति से नहीं करा सकती। अमेरिका में मोदी द बॉस का स्टेट विजिट वाला मेगा शो शुरू होने वाला है। पीएम आज रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। कल सुबह यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे। फिर अमेरिका से भारत की 5 बड़ी डील होगी। मोदी की डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी वाली ये तस्वीरें चीन को क्यों चुभने वाली हैं, ये भी जरूर देखिएगा। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि इटली के बाद अबू धाबी में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर कौन सा सख्त नियम बनाया गया है, जिस पर मानवाधिकार के चैंपियंस अब सवाल उठा रहे हैं। वैसे सवाल केजरीवाल ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी उठाए हैं और कहा है कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में अध्यादेश पर वो कांग्रेस से स्टैंड क्लियर करने को कहेंगे। केजरीवाल सभी दलों को समझाएंगे दिल्ली की तरह अगला नंबर तमिलनाडु, पंजाब या बंगाल का भी हो सकता है। महाराष्ट्र का सियासी दंगल अब इंटरनेशनल हो गया है। शिवसेना के संजय राउत ने सीधे यूएन को लेटर लिखा और महाराष्ट्र में 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की। इसी दिन एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बागी नेताओं ने तीर कमान छोड़कर हाथों में कमल थाम लिया था। फिल्म आदिपुरुष के विवादित संवाद अब उसी पर भारी पड़ रहे हैं। अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर फिल्म को थिएटर और ओटीटी पर बैन करने की मांग की है। साथ ही लिखा, डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के साथ फिल्म मेकर्स पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। तो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश बनने वाली साजिश की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। सत्ता में भी हमने पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर खुलासा किया, लेकिन आज हम जिस साजिश को एक्सपोज करने जा रहे हैं उसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। यह साजिश मुंबई से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हुई। एक इलाका जो कभी इंदिरा नगर था, आज बांग्लादेश चौक बन चुका है। यह महज आरोप, दावा या खुलासा नहीं है, बल्कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे सरकारी दस्तावेजों पर जो पता लिखा है उसमें बांग्लादेश चौक का जिक्र है। सबसे पहले एक आधार कार्ड पर छपे एड्रेस को डिकोड करते हैं, उसके बाद परत दर परत इसके सारे राज आज आपके सामने हम रखेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति का आधार कार्ड है। इस पर एड्रेस क्या लिखा है, जरा उसको ध्यान से देखिए। आधार कार्ड पर लिखा है पता उत्तम चौक, बांग्लादेश, शिव मंदिर के सामने, उत्तन, मीरा, भायंदर, महाराष्ट्र। पिन कोड भी लिखा है 402206। जरा सोचिए यह मामला कितना गंभीर है। आधार कार्ड बनने से पहले यह पता कितने सरकारी दफ्तर से होकर गुजरा होगा, कितने अधिकारियों की आंखों से होकर गुजरा होगा, आधिकारिक मोहर इस पर लगाई गई होगी, तब जाकर आधार कार्ड बना होगा। आखिर ऐसे कैसे हो गया? और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बात सिर्फ आधार कार्ड तक ही सीमित नहीं है। इस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, सब पर पते के तौर पर बांग्लादेश चौक का नाम जरूर रहता है। यहां के लिए बांग्लादेश चौक एक मशहूर जगह बन गई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उस इलाके में गई जहां बांग्लादेश वाली साजिश चल रही है। हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बात की, मुंबई से बांग्लादेश चौक जाने वाली बस में जाकर यात्रियों से भी बात की, यहां तक कि माया भयंदर के पुलिस कमिश्नर से भी बात की। कुछ सेकंड के न्यूज रील में इंदिरा नगर के बांग्लादेश चौक बनने वाले इस खेल को समझिए। मीरा भाईंदर के एक बेस्ट बस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कंडक्टर से बात करते हैं। ये बस बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश चौक। सर ये बांग्लादेश मतलब इधर के जो लोकल लोग हैं ना, उन्होंने ऐसा टोकन नाम लिखा है सर। इसको सिर्फ चौक ही बोलते हैं, भाईंदर चौक बोलते हैं सर इसको। बांग्लादेश जा रही है आप? बांग्लादेश चौक नहीं, ये बांग्लादेशी है, लेकिन वो बांग्लादेश में कैसा अभी वो नीचे नीचे के भाग भाग का, जैसा हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश में जाने का है। बांग्लादेश चौक से भाईंदर जा रही है। हाँ। हमको पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, तो मेरे को पूछ रहे हैं बांग्ला नगर, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कहाँ?
तो कभी कभी मतलब उन लोग चिढ़ाते भी कि उधर के बांग्लादेश के हो क्या। और बाहर भी जाते हैं तो बांग्लादेश कहाँ का बांग्लादेश है, वो बाहर का बांग्लादेश है कि ये वाला बांग्लादेश, तो हमें नहीं चाहिए। मेरा पासपोर्ट बनाने का टाइम आया, मैंने उनको बोला कि मैं बांग्लादेश से हूँ, तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के नाम से हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। इस आधार कार्ड के ठीक पीछे जो है एड्रेस मेंशन किया गया है, उस एड्रेस में आप देखिए जो पता करके लिखा गया है उत्तम चौक है ना, यू टर्न रिसोर्ट, बांग्लादेश, मीरा भाईंदर, ठाणे। यानी कि आधार कार्ड में स्पष्ट तौर पर बांग्लादेश का जिक्र है। वो बचपन से यहाँ का जो प्लेस का नाम ही बांग्लादेश है, तो हम लोग लिविंग पे और आधार कार्ड के स्टार्टिंग से बांग्लादेश ही नाम है। तो सुन लिया आपने, माया भयंदर के पुलिस कमिश्नर का भी कहना है ये पहले इंदिरानगर था लेकिन अब बांग्लादेश चौक बन चुका है। TV9 के खुलासे के बाद अब इसकी जांच की बात की जा रही है, लेकिन सवाल है देश के कई अंदर कैसे कोई इलाका अचानक बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगता है, कैसे आधिकारिक रूप से नाम बदल दिया जाता है, ये किसकी लापरवाही है, क्या इसे लेकर किसी की जिम्मेदारी तय होगी। अब ये मामले पर इस पर राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है। स्थानीय नेताओं में भारी गुस्सा है, आक्रोश इतना ज्यादा है कि बस स्टॉप पर कालिक पोती जा रही है। TV9 के खुलासे के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत चमकाने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने इस पर जमकर हंगामा किया और चारों तरफ से इस साजिश की जांच की मांग की जा रही है। बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रखने पर स्थानीय लोगों में रोष है। यहाँ पर आप देखिए बस स्टॉप पर कालिक पोती जा रही है और यहाँ पर किस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी है। दरअसल इस बस्ती का नाम पहले इंदिरा नगर था, लेकिन अब इस बस स्टॉप को और इस बस्ती को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। सर, वो उस इलाकों को पहले इंदिरा नगर करके बोला जाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद वहाँ पे जो बांग्लादेशी या बंगाली लोग रहने आए, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उनका नाम बांग्लादेशी रखा गया, वो एरिया का नाम। और सबके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, लाइट बिल पे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी नाम ये। ये एकदम सरासर महानगर पालिका की शरारत है। ये इंदिरा नगर नाम था और मांग करते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ, इसकी पूरी की पूरी जांच की जाए। अभी तक ये सिर्फ बोलने के लिए था कि बांग्लादेश है करके प्रसिद्ध था, लेकिन अभी ये बस स्टॉप पे जहाँ पे हाईलाइट हुआ बांग्लादेश, तभी सबके ध्यान में आया कि यहाँ पे बांग्लादेश हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी या इतर कुछ लोग हैं, उसमें उनका हाथ है, लेकिन हमको शक है कि वहाँ पे तड़ीपार, वांटेड या क्रिमिनल लोग वहाँ पे रहते, उनकी जांच की जाए। ऐसा अगर लिखा है प्रॉपर टैक्स हो, बस स्टॉप हो या वो इलाकों को स्पेशली इंदिरा गांधी नगर ऐसा बोला जाता है, अगर प्रॉपर टैक्स में या किसी महापालिका के दस्तावेज में अगर लिखा गया है तो हम रेक्टिफाई करें। तो इंदिरा नगर के बांग्लादेश चौक बनने की कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का ये पूरा इलाका अरब सागर के पास का है। यहाँ मराठी कोली समाज के लोग ज्यादातर रहते हैं जो मछली पालन का काम करते हैं, लेकिन इन्हें बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती है जो तैराक होते हैं और समंदर में जाकर मछली पकड़ सकते हैं या फिर जाल बुनने का काम करते हैं। ऐसे ज्यादातर मजदूर बंगाल बॉर्डर और बांग्लादेश से आते हैं। धीरे धीरे इस बस्ती में बांग्लादेश बॉर्डर के पास से आए लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, जो बोलचाल की भाषा में बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। इसके बाद यह इलाका बांग्लादेश के नाम से भी जाने जाने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धीरे धीरे ये सब आधिकारिक हो गया। यहाँ के बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश चौक कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश की एंट्री सरकारी दस्तावेजों में भी हो गई। अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब TV9 के खुलासे के बाद बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इससे भी ज्यादा मुश्किलें यहाँ के आम लोगों के लिए हो रही हैं जिनके आधार कार्ड और राशन कार्ड पर बांग्लादेश का नाम छप चुका है। उनका आरोप है कि आधार कार्ड पर बांग्लादेश नाम होने की वजह से उनका काम अटक जाता है और उन्हें शक की नजर से भी देखा जाता है। और अब इस खबर का नजरिया 9। क्या मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके का नाम बांग्लादेश ड्राइव या पाकिस्तान ड्राइव रखा जा सकता है? क्या दिल्ली के कैनॉट प्लेस का नाम बांग्लादेश प्लेस या फिर पाकिस्तान प्लेस रखा जा सकता है? सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। इन प्रश्नों के लेंस से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मुंबई से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर किसी इलाके का नाम बांग्लादेश के नाम से जोड़ देना इतना सीधा और सरल बिल्कुल भी नहीं है। इसे शाब्दिक त्रुटि समझकर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे किसी साजिश के तहत हुआ है या नहीं, इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। और सत्ता में अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पंचायत का लोकल चुनाव नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया है और आज तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई। और यह एंट्री किसी अच्छे कारण से नहीं हुई, बल्कि राज्य के पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा के कारण हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव के दौरान सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए। वैसे तो पंचायत चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग और राज्य पुलिस का काम है, जो राज्य सरकार के अधीन काम करती है। लेकिन सोचिए कि क्या बंगाल पुलिस इतनी नाकाम है कि वो राज्य में पंचायत चुनाव भी नहीं करा सकती? क्या बंगाल पुलिस एक लोकल लेवल का चुनाव भी शांति से नहीं करा सकती? आखिर पश्चिम बंगाल के सबसे लोकल चुनाव को कराने में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल अगले महीने 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में हिंसा की आशंका को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और मांग की गई थी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए। हाईकोर्ट ने इस पक्ष में फैसला दे दिया और आदेश दिया कि केंद्रीय बलों की तैनाती और निगरानी में ही चुनाव हो। राज्य चुनाव आयोग ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और यह माना कि स्वच्छ और सुरक्षित चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी सरकार के शासन पर एक अनकहा प्रहार है, जिससे लगता है कि राज्य सरकार सुरक्षित चुनाव नहीं करा सकती है। इस पर अब राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी सरकार को घेरा जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां हमलावर हैं। इस राजनीति पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज कोर्ट में क्या हुआ वो देख लेते हैं। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर हुआ क्या। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सबका पक्ष जाना और पहला सवाल राज्य चुनाव आयोग से किया। हाईकोर्ट ने आपको संवेदनशील बूथों की पहचान करने का आदेश दिया था, उस पर अब तक आपने क्या किया? इस पर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि संवेदनशील बूथ की पहचान की जा रही है। बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग पर कोई फैसला थोपा नहीं जा सकता। इस मामले में पार्टी बने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि निष्पक्ष चुनाव हो, उसकी मंशा ही नहीं, वो बाधा डाल रही है। इसके बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने माना कि उसके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। आपने आधा दर्जन राज्यों से पुलिस फोर्स की मदद मांगी है। हाईकोर्ट ने यह देखा है। आपने हाईकोर्ट में पुलिस बल पर्याप्त न होने के कारण खुद अनुरोध किया था। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहा था। इसमें राज्य सरकार साथ थी, लेकिन 15 जून को हाईकोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया। जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि अभी वहां की क्या ग्राउंड सिचुएशन है। जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 189 सेंसिटिव बूथ हैं। हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बीच हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश नामांकन से पहले अर्धसैनिक बलों की तैनाती का था, जो नहीं किया गया। अब तक कुछ भी नहीं किया गया। इस सब के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अगर लोगों को इस बात की भी आज़ादी नहीं कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं, उनकी हत्या हो रही हो, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। हाईकोर्ट ने हिंसा की ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही ऐसा आदेश पास किया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया कि 2013 और 2018 में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। इन बातों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी सरकार को झटका है। टीएमसी बैकफुट पर है और कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इससे खुश हैं और ममता सरकार पर हमले कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी हुए प्राणघातक हमलों के बाद मैं मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लोकतंत्र के लिए एक संरक्षक और
पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए एक सबक के रूप में देखा जाना चाहिए। आसानसोल बाईपोल पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा है, 7 असेंबली बाईपोल में देखा है, जबकि सब हर एक पोल सेंट्रल फोर्स द्वारा हुआ था, लेकिन आम आदमी का मन तृणमूल की तरफ था। ममता बनर्जी ने एक थप्पड़ अपने एक गाल में खाया कलकत्ता हाईकोर्ट से, दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा और वो मिला है आज, इसके लिए उनको मुबारकबाद। आज पश्चिम बंगाल डे भी है, वेस्ट बंगाल डे है, इसके लिए उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट चलेगा स्टेट का सरकार के अनुसार। इस बार नॉमिनेशन पीसफुली हुआ, पीसफुली रहे। হিংসাত্মক আচরণের বিরোধিতা করছে, তার উপরেই আক্রমণ হতে পারে। সে ভোটার হতে পারে, সে কর্মী হতে পারে, সে পঞ্চায়েতের প্রার্থী হতে পারে, সে এমএলএ এমপি হতে পারে। কেউ পশ্চিমবঙ্গে সেফ নয়। कांग्रेस पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हुआ। कई जगह हिंसक घटनाएं, हम अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। वहां शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित कराया जाए। बीजेपी भी वहां अराजकता पैदा करे, उसके खिलाफ भी टीएमसी कठोर कार्रवाई करे। अब समझिए कि पंचायत चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती क्यों जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। इसी चुनाव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा किस तरीके से हो रही है, इसके लिए कुछ वीडियोस भी देखिए। ये तस्वीर कोलकाता के बाहरी इलाके में भांगर इलाके का है। यहाँ 12-13 जून को बमबाजी हुई। बम ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे गुलदस्ते से फूल फेंके जा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की है। बांकुड़ा में 2 कार में बमों से भरा बैग बरामद हुआ। धमाका ना हो जाए उससे बचने के लिए शायद इसे पानी से भरी बाल्टी में रख दिया गया। तीसरी तस्वीर भी पश्चिम बंगाल की है, जहां एक टीएमसी समर्थक तमंचा लहरा रहा था। 8 जून को चुनाव के ऐलान के एक दिन पहले ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। ऐसी तस्वीरें डराने वाली थी, जिसे देखते हुए बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। 2018 के पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हुई कि कई जगह चुनाव रद्द करने पड़े थे। 2018 में पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58,692 सीटों के लिए हुए चुनाव में 20,159 पर ही चुनाव लड़ा ही नहीं गया। करीब 34% सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया, ये बात परेशान करने वाली है। पंचायत चुनाव में हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से नामांकन करने की इजाजत दे दी थी। जरा अंदाजा लगाइए कि हिंसा और दहशत का आलम कितना ज्यादा रहा होगा। इस चुनाव में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये सब देखते हुए इस बार कोर्ट पहले से अलर्ट है और किसी तरीके का जोखिम नहीं ले रही है। हालांकि विरोधी इसे ममता बनर्जी के लिए झटका कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह है। वैसे उनके सामने कई और चुनौतियां भी हैं। एक और, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दिया। दूसरी ओर, राज्यपाल के कुछ फैसले उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। और तीसरा ये कि बंगाल में तो उन्हें कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ लड़ना है, लेकिन पटना में उनके साथ बैठकर 2024 की प्लानिंग भी करनी है। फिलहाल वो सबसे ज्यादा परेशान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के एक्टिव होने से हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ऐलान किया था कि वो 20 जून को पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। मैं ये जानकर हैरान हूं कि आपने 20 जून को पश्चिम बंगाल राज्य के स्थापना दिवस के रूप में वर्णित करने के लिए चुना है। विभाजन का दर्द और सदमा ऐसा था कि राज्य के लोगों ने भारत की आज़ादी के बाद से कभी भी किसी भी दिन को स्थापना दिवस के रूप में नहीं मनाया। ममता बनर्जी के कड़े विरोध के बाद भी राज्यपाल अड़े रहे और उन्होंने राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस मनाया।
इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और राजभवन में पीस रूम की स्थापना की थी। ममता बनर्जी सरकार इस बात से भी परेशान है। दोनों के रिश्तों में जिस तरीके से खटास आ रही है, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। भले ही राज्यपाल कह रहे हो कि वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। There is no parallel administration, there is practical administration in tune with all the stakeholders in government. Governor, according to my humble self, should act as a bridge between the governed and the government. That is what we are trying to do, well within the Constitution of India and the legal system. We wish and pray that the need for the peace room ends today. Once peace is established, there is no need for the peace room. और अब इस खबर का हाई वोल्टेज वाला नजरिया 9। असल में इस वक्त ममता बनर्जी के लिए सियासी वोल्टेज हाई है और हाई वोल्टेज में सारे उपकरण खतरे में पड़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, लोकल चुनाव की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट वोकल है, तो दूसरी तरफ बंगाल दिवस और पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर राज्यपाल वोकल हो गए। अब ममता बनर्जी की मुसीबत यह है कि लोकल मोर्चे पर वोकल हो रहे बंगाल के मुद्दों से निपटें या फिर अपने नेशनल सपनों का बल्ब जलाने की कोशिश करें, जिसके लिए 23 जून को उन्हें पटना जाना है। लेकिन वहां जाकर भी दीदी के लिए लोकल परेशानियों का वोल्टेज हाई रहेगा। और अब सत्ता में ऐसी खबर जो हमेशा भारत में एक वैचारिक युद्ध का विषय रहा है, जिस पर होने वाले गर्मागर्म विमर्श से इतनी ऊष्मा निकलती है जिसकी तपिश समाज में वक्त वक्त पर महसूस की जाती है। यह विषय है सड़क पर नमाज पढ़ने का, राह चलते गाड़ी को रोककर इबादत करने का। इसका विरोध करने वाले तर्क देते हैं, जब देश में मस्जिदें हैं तो सड़कों पर रास्ता रोककर नमाज पढ़ने का क्या आधार है? जबकि इस तर्क का जवाब देने वाला गुट धार्मिक आजादी की दुहाई देता है। इस तर्क वितर्क की आड़ में कुछ एजेंडा जीवी चुपके से सेलेक्टिव चश्मे चढ़ाकर अपना एजेंडा भी चलाते हैं। आज ऐसे एजेंडाधारियों के लिए इस्लामिक देश अबू धाबी से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां नमाज पढ़ने के लिए नया और सख्त नियम बनाया गया है। इस नियम के मुताबिक अबू धाबी में अब सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज पढ़ना जुर्म माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे इसके लिए भारी जुर्माना भरना होगा और इस जुर्माने की रकम होगी 1000 दिरहम, यानी भारतीय करेंसी में करीब 22,000 रुपए। अब सोशल मीडिया पर अबू धाबी का नमाज वाला ये नया नियम खूब ट्रेंड कर रहा है और इसके जवाब में भारत से अमेरिका तक की तस्वीरों को लोग शेयर कर रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं, जब एक मुस्लिम देश में नमाज पर इस तरीके का कड़ा कानून बन सकता है तो भारत और अमेरिका जैसे देशों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जबकि इसके दूसरे पक्ष के लोग इसे मुस्लिम समुदाय की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। वैसे आपको याद होगा, आज से करीब 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के बरेली का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें रात को एक सरकारी रोडवेज बस में बैठे 2 मुस्लिम यात्रियों ने बस रुकवाकर सड़क पर नमाज अदा की। इस पर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए बस रोकने वाले ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया था। इसी तरह आप सभी न्यूज मित्रों ने पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का भी वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें वो न्यूयॉर्क की एक सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोककर नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे। कुछ फैंस ने इस वीडियो को पसंद किया था, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा करने के लिए मोहम्मद रिजवान को ट्रोल भी किया था। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक मुस्लिम मुल्क में नमाज पर यह नियम पूरा विमर्श का बड़ा विषय बन गया। वैसे बीच सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में कड़े कदम उठाने वाला अबू धाबी पहला देश नहीं है। इटली में भी खुले में नमाज अदा करने पर नया कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इटली की नई सरकार ने नया प्रस्ताव पेश किया, जिसके मुताबिक इटली में मस्जिदों के बाहर किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ना इटली में गैर कानूनी होगा, यानी नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि इटली की जनसंख्या करीब 6 करोड़ है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि दावा किया जाता है कि पूरे इटली में सिर्फ 8 मस्जिद ही मौजूद हैं। फिर भी इटली की सरकार यह कानून ला रही है कि कोई शख्स मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। आज इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें एक और दिलचस्प जानकारी मिली, जिसे मानवाधिकारों के चैंपियंस को जरूर सुनना चाहिए, जो हर नियम और कानून में मजहब वाले एंगल तलाश लाते हैं।
उन्हें आज हम ये बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में 27 देशों का राष्ट्र धर्म इस्लाम है और कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां नमाज पढ़ने को लेकर सख्त नियम पहले से लागू हैं। इन्हीं में से एक देश का नाम सऊदी अरब है, जहां के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गाड़ी रोककर नमाज नहीं पढ़ सकता। ऐसा ही एक देश है इंडोनेशिया, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। पूरे इंडोनेशिया में करीब 8 लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन यहां नियम बनाया गया है कि नमाज के वक्त मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज कम रखी जाएगी। और नमाज पर सख्त नियम बनाने वाले इस्लामिक देशों की लिस्ट में अबू धाबी का नाम भी अब शामिल हो गया है। इस पर आज हमने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। इस्लाम किसी का रास्ता रोक के नमाज पढ़ने की बात नहीं करता। आपको नमाज पढ़नी है, आप अपने घर में पढ़िए, आप अपने मस्जिद में पढ़िए या ऐसी जगह पढ़िए जहां से दूसरे का रास्ते का आवागमन खराब ना हो रहा हो। ज़मीन जो है ये अल्लाह की है और पूरे रूए ज़मीन को अल्लाह ताला ने इबादतगाह बनाया है और खुदा की इबादत करने में कहीं किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। जब वक्त हो जाए, जहाँ हो जाए, जिस जगह हो जाए, वो अल्लाह की इबादत करना है। और अब हम आपको सत्ता का एक रिमाइंडर दे देते हैं। कल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाली है और एक बार फिर हिंदुस्तान की योग शक्ति को सलाम करने वाली है। आज रात अमेरिका पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस योग पर्व से पहले भारत में एक बड़ी रिसर्च हुई है, जिसके बारे में जानकर आप खुद ये कहेंगे कि योगा से ही होगा। प्राणायाम कैसे आपकी सेहत की सत्ता की सबसे बड़ी कुंजी है, इसका जवाब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने दिया है। एम्स में योग पर हुई एक स्टडी में बताया गया है कि सिर्फ 5 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम कैसे आपके दिल को दुरुस्त रखने का सबसे बड़ा रामबाण हो सकता है। एम्स में यह स्टडी सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च यानी CIMR ने की। यह खबर उस दौर में और भी ज्यादा अहम हो जाती है जब आप आए दिन सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक साइलेंट किलर बन चुके हार्ट अटैक वाले वीडियोस देखते हैं। नाचते हुए, खेलते हुए, जिम में व्यायाम करते हुए और चलते फिरते लोगों का दिल उन्हें धोखा दे रहा है। इसलिए दिल को दुरुस्त रखने का फॉर्मूला बताने वाली यह स्टडी आपके लिए बहुत काम की। एम्स की स्टडी आई है, वो बड़ी ही एक अच्छी स्टडी है और उसके लिए मुझे लगता है लार्ज रैंडमाइज ट्रायल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नंबर्स जो थे वो थोड़े कम हैं। एन वैल्यू जो है 35 पेशेंट्स दोनों ग्रुप में थे, बट उन्होंने ये पाया कि जिनको भी इस तरह की गई प्राणायाम वाली जो सिटिंग्स दी गई, उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई। तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि इस स्टडी से ये पता चला कि ये जो प्राणायाम है इससे आपका जो हृदय जो है वो स्वस्थ होता है। अब आपको बताते हैं कि एम्स की स्टडी में भ्रामरी प्राणायाम को सेहत की कुंजी क्यों बताया गया और किस तरह से आपको ये फिट रखता है। एम्स में हुई स्टडी में केवल 5 मिनट के भ्रामरी प्राणायाम के एक सेशन से हार्ट रेट में हो रहे उतार चढ़ाव में सुधार पाया गया और दावा किया गया कि सिर्फ 5 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत कारगर हो सकता है। इस प्राणायाम के जरिए हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV के स्तर में इजाफा किया जा सकता है। भ्रामरी से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और IIT दिल्ली की स्टडी में यह भी बताया गया कि भ्रामरी से अल्जाइमर और मेमोरी लॉस जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद मिलती है। हमारे बहुत से न्यूज मित्र योग की शक्ति को समझते होंगे, रोज योग और प्राणायाम भी करते होंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, सिर्फ 50 सेकंड में एक बार खुद योग गुरु स्वामी रामदेव से इसको समझ लीजिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बहुत जरूरी है। एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी। जिनको भी BP हो वो एक तो ये अनुलोम विलोम करें, फिर ये
भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा जबरदस्त है। श्वास भर के और सत्ता में अब बात करते हैं उस डील की जिसके बारे में सुनकर चीन परेशान है, जिसके बारे में सोचकर बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। ये डील होने वाली है दुनिया के 2 सुपर पावर देशों के बीच। अगले कुछ घंटों में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ पीएम मोदी का स्वागत होगा। एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें अमेरिकी सरकार के अधिकारी रिसीव करेंगे। स्वागत में भारतीय मूल के लोग भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर चीन की भी नजरें टिकी हुई। भारत और अमेरिका में कई डील होने वाली हैं, जिसकी वजह से चीन में हलचल तेज है। सबसे अहम सेमीकंडक्टर वाली डील है, जिससे चीन को तगड़ा आर्थिक करंट लगने वाला है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी और जो बाइडेन मिले तो लाल सुल्तान का दिल चलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत और अमेरिका की डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि डील ड्रोन और इंजन वाली भी होनी है, जो शी जिनपिंग को परेशान करने वाली होगी। पहले कुछ सेकंड की रील में देखिए कैसे पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिका जुटा हुआ है। कहां पर खड़े हैं आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क का ये टाइम स्क्वायर है। यहाँ की रौनक में 4 चांद और लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कौन लोग? भारत के लोग। यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं। वहां पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी हलचल हो रही है पाकिस्तान और चीन में। अच्छे काम में हमेशा फूफे लोग नाराज हो जाते हैं, तो ठीक है, उनका स्वभाव है। लेकिन भारत तो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पे चलता है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र से हम उनके लिए भी भला ही चाहते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। जो हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है, इससे भी बड़ा होगा। ये भारत का विश्व गुरु बनने का एक प्रोसेस चालू हो गया है। भारत का विश्व गुरु बनने का। बोलो भारत माता की इंडिया वेलकम, इंडिया वेलकम। मैं 94 से यहाँ पर हूँ, और जो रिकॉग्निशन जो भारतीय को मिली 2014 के बाद, मतलब हम तो चलो भारतीय हैं, बट अगर हम कोई टैक्सी भी पकड़ते, कहीं पर भी जाते हैं, तो यही बोलते हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री है बहुत मार्वलेस है, एकदम डायनामाइट पर है। तो ये मोदी जी की है, उनके एक्शन बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र प्रेम जो उन्होंने जो जगह है वो कभी नहीं जगा। मोदी जी यहाँ पर जो कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन 2024 में भी दिखेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दिखेगा, 2029 में भी दिखेगा। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये 100 इंडिया एट 100 का ब्लूप्रिंट छोड़ के जा रहे हैं मोदी जी। इंडिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, और इंडिया एट 100 वुड बी सुपर पावर। ऐसा बोलूँगा तो गलत नहीं कह रहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बांग्लादेश में है। अच्छा, ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के जो है वो आ रहे हैं, उनके बारे में सुना है आपने? हाँ, कहीं सुना है। कैसे लगते हैं आपको वो? अच्छा लगते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको? उसके जो बातें हैं वो अच्छा लगते हैं। और वैसे आप जानते हैं कि देश की खबरें तो हैं ही हैं, इंटरनेशनल खबरों में खासतौर से TV9 भारतवर्ष से लोग कोसों दूर हैं, यानी जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर हैं। ऐसी स्थिति में खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की इस कवरेज को लेकर के हमने बहुत खास तैयारियां की हैं। एक बहुत बड़ी टीम इस पूरे काम में लगी हुई है, इसलिए इस कवरेज को लगातार देखते रहिए। और बहरहाल सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ डील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।